इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एटॉमिक वॉल्यूम एंड इट्स डेंसिटी। स्पेशली हमने एक एग्जांपल लिया है 3D सीरीज एलिमेंट्स का। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कई फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि रेडियस या वॉल्यूम किस तरह से चेंज होता है। चलिए पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। 3D सीरीज के अंदर एलिमेंट्स स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 10 एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसमें 9 ही हैं, क्योंकि जो जिंक है वो डी ब्लॉक है, ट्रांजिशन नहीं है। लेकिन यहां पे हम सारा डिस्कशन करेंगे। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, चाहे वो एस ब्लॉक हो चाहे पी ब्लॉक हो, आपने देखा है कि ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज डिक्रीज होते रहता है। और ये 3D सीरीज क्यों कहला है? क्योंकि हम फोर्थ पीरियड जो पीरियोडिक टेबल का है उसके अंदर एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। और फोर्थ पीरियड में आउटरमोस्ट ऑर्बिट तो फोर्थ है, लेकिन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अब जा रहा है डी ऑर्बिटल्स कौन सा है? 3D, इसलिए इसका नाम हो गया 3D सीरीज। तो स्कैंडियम जो पहला एलिमेंट है, ये देखिए स्कैंडियम, ये हो जाएगा 4s2 3d1। और इस तरह से लास्ट जब हम जिंक पे जाएंगे तो जिंक हो जाएगा 4s2 3d10। ये एलिमेंट्स हो गया। तो यहां से हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। हम देखते हैं कि रेडियस जो है, रेडियस के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक रेडियस 3D सीरीज में डिक्रीज कहां तक होता है? निकल तक होता है। और ग्राफ ऐसा आता है, ये देखिए ग्राफ याद कीजिए। और धीरे से निकल के बाद कॉपर एंड जिंक थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब देखिए कॉपर एंड जिंक थोड़ा सा बड़ा हो गया तो यहां पे एटॉमिक वॉल्यूम का भी उसी तरह का रोल होगा। फिर हम देखते हैं कि ये जो आयरन कोबाल्ट निकल है ये ऑलमोस्ट बराबर होता है। ठीक है, निकल सबसे कम है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे ग्राफ जो है इक्वल हो जाता है। उसका कारण क्या है? यहां पे दो फैक्टर, एक है स्क्रीनिंग इफेक्ट और एक है जेड इफेक्टिव वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। और ये दोनों काउंटर करते हैं एक दूसरे को, और दोनों का इफेक्ट इस तरह से एडजस्ट होता है कि ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। अब बताइए स्क्रीनिंग इफेक्ट में हमने क्या देखा है? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा है, देखिए वैलेंस ऑर्बिट के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो न्यूक्लियस है वो पुल करके इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब हो गया कि जो न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के इसके साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। और उस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है। उस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला उसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है, तो यहां पे रिपल्सन होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन से जितना ज्यादा दूर हो जाए उसको वहां पे भेज दें। न्यूक्लियस का चाहेगा जितना पास है उतना आ जाए। अब दोनों में फाइटिंग हो रही है, तो हम देखते हैं कि दोनों का नेट इफेक्टिव जो है वो कुछ ना कुछ तो न्यूक्लियर चार्ज बड़ा हो जाता है, और इफेक्टिवली जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच के अपने जो ओरिजिनल पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा पास आ जाता है। ये हो गया इसका असर। अब क्या होता है कि आयरन कोबाल्ट निकल के केस में ये जो दोनों असर है, एक जो रिपल्सन से इलेक्ट्रॉन को दूर भेजना चाहता है और एक जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो इसको पास लाना चाहता है, दोनों इस तरह से एडजस्ट हो गए कि ऑलमोस्ट आयरन कोबाल्ट निकल बराबर साइज हो जाता है। ऑलमोस्ट, बिल्कुल इक्वल नहीं है, आपने ग्राफ में देखा है। तो यहां पे जब हम एटॉमिक वॉल्यूम की बात करते हैं तो वहां पे एटॉमिक वॉल्यूम हम क्या लेते हैं? हम 4/3 πr³ ले लेते हैं। ये जो स्फेरिकल यूनिट हम काउंट करते हैं, तो यहां हम डेंसिटी का वैल्यू जो है, तो सबसे पहले यहां पे हम ग्राफ में एटॉमिक वॉल्यूम लेंगे और चलिए इसको हम ml में ले लेते हैं। उसी तरह से यहां पे मैं डेंसिटी भी लूंगा, और डेंसिटी जो होगा वो हो जाएगा ग्राम पर ml में। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है यहां पे क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, यदि आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का देखें, यदि जैसे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जाते हैं तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जाता है, तो वहां स्क्रीनिंग अलग होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे जाते हैं, डी ब्लॉक्स में जाते हैं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है वो पेनल्टीमेट डी में हो रहा है। यदि आउटरमोस्ट ऑर्बिट nth ऑर्बिट है तो n-1 के अंदर जो है डी फिल हो रहा है। मतलब फोर्थ पीरियड में यदि 4s इलेक्ट्रॉन हमने भरा है तो डी ऑर्बिटल में जब हम भरेंगे तब ये डी ब्लॉक स्टार्ट होगा।
तो 4s ऑलरेडी भर चुका है s ब्लॉक में, और जब हम d की ओर जाते हैं, जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम क्या है 4s2 3d1। तो देखिए 4s2 तक तो एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम का हमने ले लिया है, और जैसे ही एटॉमिक नंबर 21 हुआ तो हमें जाना पड़ता है 3d1 में, और इस तरह से हम 3d10 तक जाते हैं। ठीक है, एनामोलस कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का आएगा तो हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड आपको मालूम है हुन्स रूल के अनुसार मोर स्टेबल है, तो क्रोमियम को हाफ फील्ड से हम मोर स्टेबल कर देते हैं, और कॉपर को कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल करके उसको मोर स्टेबल कर देते हैं। तो यहां पे वीक शेडिंग इफेक्ट की वजह से हम देखते हैं कि यहां पे साइज तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उतना डिक्रीज नहीं हो रहा है जितना कि हम पी ब्लॉक के अंदर देखते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो एक तो हो गया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसको हम क्या कहते हैं शेडिंग इफेक्ट, इसको हम कहते हैं शेडिंग इफेक्ट। तो इसकी वजह से जो है साइज धीरे धीरे कम हुआ। जब साइज कम होगा तो वॉल्यूम भी जो इसका कम होगा। अब देखिए जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले डेंसिटी जो है इन जनरल हम क्या लिखते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे, यदि हमने लिया मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यह है डेंसिटी, तो इसका मतलब हमें जब डेंसिटी का वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डेंसिटी तो हो गया, अब हम क्या लेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब यदि मान लिया आपने एक सब्सटेंस लिया और उसका जो है मास निकाल लिया, उसका वॉल्यूम निकाल लिया, आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, लेकिन क्रिस्टलोग्राफी जो होता है वो मोर ऑथेंटिक होता है, क्रिस्टलोग्राफी मोर रिलायबल होता है, और उस क्रिस्टलोग्राफी में सॉलिड स्टेट में एक फॉर्मूला था डेंसिटी का। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, तो बाय द एक्स-रेज क्रिस्टलोग्राफिक मेथड। अब यहां पे याद कीजिए आप डेंसिटी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला था D इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय ई क्यू इंटू एन ए। आया याद फॉर्मूला, डेंसिटी सॉलिड स्टेट में जो हमने लिया है। अब यहां पे क्या क्या चीजें हैं, D है डेंसिटी, ठीक है, और Z क्या होता है नंबर ऑफ यूनिट्स इन द यूनिट सेल। याद कीजिए यदि FCC है तो वहां पे कितने होंगे 4, BCC है वहां पे होंगे 2। अब याद कीजिए सोडियम, सोडियम क्लोराइड तो FCC है, लेकिन खुद सोडियम जो मेटेलिक क्रिस्टल है वो BCC है। जैसे कि कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये जो हैं ये होते हैं हमारे FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब, मतलब क्यूबिक लैटिस सिस्टम है ये। तो यहां पे कॉपर जो है CCP और NaCl, उससे हम जब Na की बात करते हैं तो वो हो जाता है BCC। मतलब सोडियम क्लोराइड जब बन गया तो क्रिस्टल हो गया फेस सेंटर्ड क्यूब, लेकिन खुद सोडियम जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो आपको याद होगा कि जब हम यूनिट सेल लेते हैं तो यदि CCP है क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC, तो वहां पे Z वैल्यू होता है 4, और जब हम लेते हैं BCC लेते हैं तो वहां पे होता है 2। तो Z नंबर ऑफ यूनिट्स इन यूनिट सेल, Z हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर CCP Z इज इक्वल टू 4, फॉर BCC Z इज इक्वल टू 2। अब 4 कैसे आता है 1/8 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 6, और ये BCC कैसे आता है एक सेंटर में और 8 कॉर्नर्स का है। तो इस तरह से हम ले लेते हैं BCC Z इज इक्वल टू 2। अब यहां पे M क्या है मास, यदि एक फॉर्मूला मास जो है वो होगा M। अब यदि क्रिस्टल जो है वो मेटेलिक क्रिस्टल है तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास, और A क्या है साइड ऑफ द क्यूब या लैटिस जो है वो हम लेते हैं। अब जनरली हम क्या ले रहे हैं क्यूबिक लैटिस सिस्टम, तो A क्यूब हमने लिख दिया, नहीं तो वहां पे वॉल्यूम
हेक्सागोनल होगा तो उसका वॉल्यूम, टेट्रागोनल होगा तो उसका वॉल्यूम। तो ये जो है क्यूबिकल लैटिस सिस्टम के लिए, फॉर क्यूबिक लैटिस सिस्टम के लिए हमने ये लिया है। इसको नोट कीजिए आप। इसको मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी मुझे वैल्यूज देने हैं। अब यहां पे देखिए आप सीसीपी, तो यह सीसीपी में जेड कैसे निकालते हैं। सीसीपी एफसीसी जो कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर भी है और सेंटर ऑफ ईच फेस भी है। तो यहां पे होता है कॉर्नर्स के लिए 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स प्लस हाफ इंटू 6 फेसेस। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। ये देखिए 1 + 3 4। अब यदि मान ली हम बीसीसी जा रहे हैं तो जेड वैल्यू क्या हो जाएगा। बीसीसी में जो कॉर्नर्स हैं उस पे तो यूनिट है ही, तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स प्लस 1 inside the cube, inside the cube। तो ये कितना हो गया 1 + 1 2। तो इस तरह से हम इसमें z का फॉर्मूला, z का वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम डेंसिटी निकाल रहे हैं किससे, क्रिस्टलोग्राफी से। हम ये सिंपल मेथड यूज नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं ये सिंपल मेथड यूज करने से ऑस्मियम इरिडियम में वहां डिसीजन लेना जो उल्टा हो जाता है, बताऊंगा कि मैं आपको। तो डेंसिटी z हो गया। अब यहां पे m क्या है, m जो है आपका एटॉमिक मास। हम इन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो m जो है एटॉमिक मास होगा a। तो अब ऐसे करते हैं, a जो है हमारे पास साइड ऑफ द क्यूब। अब यदि मान लिए हम a क्यूब इसको न लें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा d = z इंटू n डिवाइडेड बाय v इंटू na। तो साइड ऑफ द क्यूब, और यहां पे इफ क्यूबिकल लैटिस। अब हमारे पास जो है हेक्सागोनल एचसीपी भी हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर एलिमेंट्स आपने देखा है एचसीपी बीसीसी ये सब कॉमन है। तो v जो है हम किसी के लिए ले सकते हैं, टेट्रागोनल एचसीपी कुछ भी हो, तो जो उनका फॉर्मूला उसको अप्लाई करेंगे तो v हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल। और यहां पे Na क्या है हमारा, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। तो ये बिल्कुल क्लियर है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था एक जिसमें हम वॉल्यूम = मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी निकालते हैं, और फिर डेंसिटी के लिए हम यूज फॉर्मूला ये करते हैं। अब डेंसिटी यदि इसके साथ आप निकालें या क्रिस्टलोग्राफी से, तो ये मोड़ कर जो है कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद फिर मैं वैल्यूज दूंगा एटॉमिक वॉल्यूम का, इसके बाद डेंसिटी का, और इसके बाद फिर हम ग्राफ देखेंगे। प्लीज नोट ऑन दिस। 3D सीरीज में स्कैंडियम से जिंक तक का जो ऑर्डर है एटॉमिक वॉल्यूम का, एटॉमिक वॉल्यूम हमने मिलीलीटर में लिया है, ml में लिया है, इसलिए डेंसिटी हम यहाँ पे ग्राम पर ml लेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्कैंडियम 15, और इस तरह से आप देख रही है वॉल्यूम जो है कम होते 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 यहां तक तो कम हुआ, लेकिन कॉपर और जिंक के लिए थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये एटॉमिक वॉल्यूम वही ऑर्डर है जो एटॉमिक रेडियस में आपने देखा है। एटॉमिक रेडियस भी याद कीजिए, इस तरह से जाते जाते निकल तक कम होता है, फिर कॉपर जिंक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वो ग्राफ भी मैं देता हूं अभी ताकि आपको एक बार याद हो जाए। इसके बाद इनके अनुसार जब डेंसिटी, आपको जैसे मैंने बताया कि डेंसिटी जब हम निकालेंगे तो क्रिस्टलोग्राफी से निकालेंगे, और वहां भी हम लोग देख रहे हैं कि देखिए यहां से इंक्रीज होना शुरू हुआ, इंक्रीज होना शुरू हो गया, और यहां पे जो मैक्सिमम जो है कहां तक गया 8.96। यहां देखिए रेडियस जो है निकल का सबसे कम हो गया, उसके बाद कॉपर और जिंक बढ़ गया, लेकिन डेंसिटी जो है कहां तक इंक्रीज हो रहा है, ये कॉपर तक। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि इन 3D सीरीज, और यहां पर हम देखेंगे एटॉमिक वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है निकल तक। तो इन जनरल अब थोड़ा बहुत डिविएशन होगा रेडियस के अंदर, वो आप भूल जाइए। तो यहां पे देखें इन 3D सीरीज एटॉमिक वॉल्यूम
डिक्रीजेस अप टू किसके तक, निकल तक, और उसके बाद कॉपर एंड जिंक का आप देख रहे हैं कि स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है फॉर कॉपर। तो ऐसा करते हैं कॉपर एंड जिंक स्लाइटली इंक्रीजेस। तो आपने देखा कि ये ऑलमोस्ट 6.67 के आसपास है, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, और वॉल्यूम जो है सबसे ज्यादा जिंक का हो गया। अब यदि हम डेंसिटी की बात करें, क्रिस्टल सबके अलग है, कोई HCP है, कोई BCC है, CCP, तो इस तरह से हम देखते हैं। तो डेंसिटी क्रिस्टलोग्राफी से हमने निकाला, और ये देखिए डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और कहां तक बढ़ रहा है, ये कॉपर तक बढ़ रहा है। तो यहां पे दूसरा लिखेंगे, डेंसिटी इंक्रीजेज अप टू, डेंसिटी इंक्रीजेज अप टू, कहां तक जा रहा है ये, कॉपर तक, अप टू कॉपर। तो यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि 3D सीरीज में लोएस्ट डेंसिटी किसका है, तो आपका आंसर हो गया स्कैंडियम। हाईएस्ट डेंसिटी किसका है, तो ये हो गया कॉपर 8.96। इस पॉइंट को भी हम लिखेंगे। तो ये हम 3D सीरीज के बारे में लिख रहे हैं। ये देखिए 3D सीरीज के बारे में एटॉमिक वॉल्यूम लिख लिए, डेंसिटी लिख लिए, और यहां पे हम लिखेंगे लाइटेस्ट एटम, ये हो गया स्कैंडियम। ठीक है, तो लाइटेस्ट इसका मतलब क्या हो गया, ये है हमारा लोएस्ट डेंसिटी, लाइटेस्ट आप कहिए या लोएस्ट डेंसिटी। इसके बाद मैक्सिमम डेंसिटी, ये किसके लिए है, कॉपर के लिए, ये हो गया कॉपर के लिए। ठीक है, अब ये देखिए आप, कॉपर, इसके बाद फोर्थ पीरियड 4D सीरीज, 5D सीरीज, इसमें जो एलिमेंट्स हेवियर हैं, जिनका डेंसिटी का डिस्कशन हम करेंगे, वो मैं उसको ड्रॉ कर देता हूं आपको। ये देखिए, यहां पे हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यहां देखिए, सबसे पहले हम लेंगे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, और इसके बगल में है कॉपर। इसके बाद रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, और यहां पे देखिए कॉपर के नीचे क्या होता है, सिल्वर, उसके नीचे क्या होता है, गोल्ड, और यहां पे 3 एलिमेंट ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लैटिनम है। ये कौन से सीरीज में है, 3D सीरीज। ये क्या है, 4D। नेक्स्ट कौन सा है, 5D सीरीज। और क्वेश्चन जो बनेंगे 3D सीरीज में कौन सा हाईएस्ट है, 4D में कौन सा है, 5D में। तो 3D के अंदर हाईएस्ट जो है उसको हम इनसर्किल करेंगे। 4D के अंदर जो हाईएस्ट है वो है रुदेनियम, और यहां पे है ऑस्मियम। बिल्कुल आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनते ही है कि डेंसिटी 3D में कौन सा है, 4D में किसका ज्यादा है, 5D में किसका है। और ऑस्मियम की जब बात आएगी तो इरिडियम को भी हमें साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आता है एक क्रिस्टलोग्राफी में और एक ऑर्डिनरी कंडीशन मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के डेंसिटी कैलकुलेशन में। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉपर, इसके बाद याद रखिए यहां पे रुदेनियम है, और यहां पे ऑस्मियम है। तो 3D का जो है हमने यहां कॉपर का यदि लेते हैं तो ये हो जाएगा 8.86 ग्राम पर ml। क्लियर है? तो ये देखिए 8.86 हो गया, ये ग्राम पर ml 3D सीरीज के अंदर है। और रुदेनियम जो है वो होता है 12.41 ग्राम पर ml। तो ये जो है 4D के लिए है। अब उसी तरह से ऑस्मियम की बात करें तो 22.59 जो है ये हाईएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल द एलिमेंट्स है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 22.59 ग्राम पर ml। उसी तरह से अब यहां पे यदि मैं इरिडियम ले लूं, देखिए इरिडियम जो है ये सब साथ में ही है ना, ऑस्मियम इरिडियम, लेकिन यहां पे क्या फर्क है वो बताता हूं। 12.56 ग्राम पर ml, मतलब बिल्कुल नेक टू नेक जो है इनका जो है डिफरेंस है 22.59, और इसमें सिर्फ 0.03 ग्राम पर ml का डिफरेंस है। और ये जो वैल्यूज लिए हैं हमने क्रिस्टलोग्राफी से लिए हैं। अब यदि इसी ऑस्मियम इरिडियम का यदि हम ऑर्डिनरी कंडीशन पे लें
तो ऑर्डिनरी कंडीशन पे ये हो जाता है 12.61, 22.61 और ये हो जाता है 22.65। तो अब वो पॉइंट भी यहां पे लिखना पड़ेगा, ये आपने नोट कर लिया ना। चलिए अब नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है ऑस्मियम इरिडियम के बारे में, ये थोड़ा सा देखते हैं यहां पे। तो ये जो है बाय एक्सरेज क्रिस्टलोग्राफी, ये एक्सरेज क्रिस्टलोग्राफी बाय द मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यदि हम ऐसा कैलकुलेट करें और रूम कंडीशन पे एट रूम कंडीशंस, मतलब 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर जो है रूम कंडीशन का हो, यदि अब यहां हम करते हैं तो ऑस्मियम का वैल्यू ये आता है 22.61 और यहां पे इरिडियम आता है 22.65। तो ये इरिडियम ज्यादा आया, लेकिन हम क्या कहते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज मोर रिलायबल। इसलिए जब आपके क्वेश्चन आए कि डेंसेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो आपको इरिडियम नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है ऑस्मियम। तो यहां पे लिखेंगे बट एक्सरेज क्रिस्टलोग्राफी वैल्यू इज कंसीडर्ड। अब ये जो है तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कौन सा है ऑस्मियम। इसलिए कॉपर, रोडेनियम एंड ऑस्मियम का जो है वैल्यू हमने लिख लिया। और 3D, 4D, 5D ऑस्मियम इरिडियम में नेक्स्ट टू ऑस्मियम इरिडियम है। जो ऑर्डिनरी कंडीशन से तो हमें लगता है इरिडियम भारी है, लेकिन जो मोर रिलायबल वैल्यू जो है साइंटिस्ट मानते हैं वो कौन सा क्रिस्टलोग्राफी। और उस क्रिस्टलोग्राफी से हमें मालूम चलता है ऑस्मियम इज द डेंसेस्ट एलिमेंट। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं फिर आपको देता हूं ग्राफ, डेंसिटी का जो है ग्राफ। अब हम लोग 3 ग्राफ देखेंगे, रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर, वॉल्यूम एटॉमिक नंबर और डेंसिटी एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट में। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो फर्स्ट ग्राफ है रेडियस का, वो पहले रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने डिस्कस किया है। उसमें ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ये देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा और वहां पे निकेल तक रेडियस कम होता है, तो इसको मैं निकेल मेंशन कर देता हूं और इसका कॉपर एंड जिंक जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये हो गया कॉपर और ये जिंक, ये यहां से स्कैंडियम से, ये नॉट टू द स्केल है, ओनली ट्रेंड बता रहा है कि स्कैंडियम से आप निकेल तक जाएंगे, स्कैंडियम से निकेल तक तो एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है और फिर कॉपर जिंक का थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है वो वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक नंबर है। तो जिस तरह से ग्राफ जा रहा है उसी तरह से वहां पे भी होगा, लेकिन आप देखिए यहां से स्कैंडियम से क्रोमियम तक जो है डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहां पे लेंगे, ये मान लीजिए स्कैंडियम से ये क्रोमियम तक। अब ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा है, ये थोड़ा सा ऐसा, हाँ चलिए आ गया ऐसा, ये हो गया क्रोमियम तक। अब देखिए क्रोमियम से Mn थोड़ा सा इंक्रीज हो जा रहा है, तो यहां से क्रोमियम से Mn थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो यहां पे मैं Mn को हाईलाइट कर देता हूं, ये Mn हो गया, यहां ये क्रोमियम है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के अनुसार हमने ड्रॉ किया। अब देखिए Mn से फिर ये वैल्यू जो है डिक्रीज हो गया, कहां तक 6.60 तक। तो 3 एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर फिर ये, और ये पहले से कम हो गया, तो ये इस तरह से हम 3 एलिमेंट ये मान के चल सकते हैं। तो Mn के बाद आपके पास क्या हो गया, ये आयरन, कोबाल्ट, निकेल। अभी देखिए निकेल के बाद कॉपर के जो एटॉमिक वॉल्यूम है, ये देखिए हम एटॉमिक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया और इसके बाद फिर ये और फर्दर इंक्रीज हुआ। इसका मतलब इस ग्राफ को मैं यहां ऐसे कर देता हूं कि ये हो गया आपका कॉपर और यहां से ये हो गया जिंक। तो नेचर ऑफ ग्राफ इस तरह से है, ये स्कैंडियम से स्टार्ट हुआ। तो यहां पे देखिए आप स्कैंडियम से क्रोमियम तक डिक्रीज हो, ग्राफ डिक्रीज हुआ, Mn स्लाइटली इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर ये ड्रॉप होना शुरू हुआ, कहां तक, निकल तक। तो ये देखिए निकल तक जो है ये ड्रॉप हो गया, ये निकल
नीचे आ गया। उसके बाद कॉपर एंड जिंक का थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये सेकंड ग्राफ हो गया। तो यहां पे हम लिखेंगे एटॉमिक वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू क्रोमियम। ये देखिए क्रोमियम तक डिक्रीज हुआ, स्लाइटली इंक्रीज्ड फॉर Mn, स्लाइटली इंक्रीज्ड फॉर Mn। अब Mn तक इंक्रीज होने के बाद क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है कहां तक, निकेल, देन डिक्रीजेस अप टू निकेल, अप टू निकेल हो गया। नाउ कॉपर एंड जिंक के लिए थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नाउ डेंसिटी ऑफ कॉपर एंड जिंक इंक्रीजेस। यहां पे हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अप टू निकेल। तो यहां पे भी ग्राफ है, उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा डाल देते हैं। एटॉमिक रेडियस decreases up to nickel, then increases up to zinc। तो ये ग्राफ हो गया आपका, ये रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर है और यहां पे वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू क्रोमियम, स्लाइटली इंक्रीज Mn के लिए हुआ, देन डिक्रीजेस अप टू निकेल। अब निकेल के बाद ये फिर बढ़ना शुरू हुआ कॉपर एंड जिंक पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी। अब आपको मालूम है यदि वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा, और डेंसिटी बढ़ेगा कहां तक, ये आपको दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस बढ़ते गया, और ये जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट कोबाल्ट एंड निकेल जो है बराबर हो जाता है, और थोड़ा सा ये बढ़ा तो मतलब ये तीन जो है आसपास ही रहेंगे, फिर इसका ड्रॉप होगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है अप टू कॉपर। तो यहां पे पहले लिख दूंगा मैं डेंसिटी इंक्रीजेस अप टू कॉपर, देन डिक्रीजेस फॉर जिंक। ठीक है, अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें देखना है कि कॉपर, लेकिन ये बताइए यहां पे जब आप देख रहे हैं ये तीनों तो ऑलमोस्ट बराबर है, तो मतलब ऑलमोस्ट बराबर है, तो उसके बारे में आपको बताया भी है कि जो एटॉमिक वॉल्यूम जब है वो नियरली आसपास है तो डेंसिटी भी वैसे ही हो जाता है। और डेंसिटी सिर्फ जो है रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो तो क्रिस्टलोग्राफी से हम निकालते हैं, D इज इक्वल टू Z इंटू M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंटू, इस तरह से करके हम निकाल लेते हैं। तो अब यहां पे देखिए आप, ये तो डेंसिटी हो गया, तो ग्राफ अब जो है बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा कहां तक, कॉपर तक जा रहा है, और यहां पे ये देखिए ये ऑलमोस्ट बराबर हो जा रहा है, यहां भी थोड़ा सा बढ़ा है और लेकिन ये ऑलमोस्ट बराबर हो जा रहा है। तो ग्राफ जो है मैं फिर से कह रहा हूं, ये ग्राफ जो है नॉट अप टू द स्केल है, ये सिर्फ ट्रेंड आपको बता रहा है। तो वैल्यूज जो है वो इस तरह से होंगे, ये ग्राफ ऊपर जाएगा इस तरह से कर करके, और ये जो ग्राफ है 7.86 तक चला गया, अब ये नियरली इक्वल हो जा रहा है, और थोड़ा सा कॉपर जो है ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे नियरली इक्वल हो गया, फिर इसका कॉपर ज्यादा हो जाएगा, और इसके बाद फिर जिंक ड्रॉप करेगा, और जिंक ड्रॉप करेगा तो ये बिल्कुल ऐसे नीचे आ जाएगा, ये देखिए आप। तो यहां पे हम ये कॉपर ले रहे हैं, ये जिंक है, और यहां पे निकेल आसपास है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये इस तरह से हम ले सकते हैं, ये एलिमेंट इस तरह से है। तो ये हो गया कॉपर, इसके बाद निकेल एंड कोबाल्ट। तो कोबाल्ट, निकेल, कॉपर जो है ये ऑलमोस्ट बराबर है दिख रहे हैं, और इसका जिंक जो है कम हो जाता है, और स्कैंडियम जो है डेंसिटी लाइटेस्ट है, वो यहां से स्टार्ट होता है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों ग्राफ आपको क्लियर है। अब यदि क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट टाइप के, तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम कहां तक बढ़ता है, कहां कम होता है। देखिए वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यूज आप देखेंगे कि डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट जो है वैल्यूज मिल जाएंगे, लेकिन हमें ट्रेंड याद रखना है कि कहां पे डेंसिटी मैक्सिमम है, कहां पे डेंसिटी सडन थोड़ा सा जंप किया, ये सारी चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप।
यस, अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कीजिए, और नोट करने के बाद आप आंसर भी रेडी रखिए ताकि हम देखें कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हैं। आई होप सभी आंसर सही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। आप पूरे नोट कीजिए क्वेश्चंस को। यस, आई होप आपने वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एलिमेंट्स एग्जिबिट हाईएस्ट डेंसिटी। और आप देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमने दिया है यूएस सिस्टम। ये जो ग्रुप नंबर है यूएस सिस्टम का, तो थोड़ा सा मैं आपको यूएस सिस्टम के बारे में, यूरोपियन सिस्टम और आईयूपैक सिस्टम के बारे में बता देता हूं, क्योंकि यदि मैं ये ग्रुप नंबर यूएस सिस्टम ना दूं तो फिर आपके आंसर कुछ और भी हो सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 सिस्टम हम ग्रुपिंग के लिए फॉलो करते हैं, ग्रुप नंबर्स देने के लिए फॉलो करते हैं। एक है यूएस सिस्टम, एक है यूरोपियन सिस्टम और तीसरा है आईयूपैक सिस्टम। देखिए यूएस सिस्टम जो है, यूएस सिस्टम कहता है कि जितने भी टॉप सब ग्रुप्स हैं उनको आप ए कहिए, और जो पीरियोडिक के मिडिल में जो हैं इनको आप कहिए बी। अब देखिए यूएस सिस्टम के अनुसार जो एस ब्लॉक है फर्स्ट ए सेकंड हो गया, और इसके बाद थर्ड ए से लेके 8th ए इनर्ट गैसेस आर प्लेस्ड इन 8th ए ग्रुप अकॉर्डिंग टू यूएस सिस्टम। और जब फर्स्ट सेकंड बाद हम नीचे आते हैं तो स्कैंडियन से स्टार्ट होता है थर्ड ग्रुप, और वो भी कौन सा, बी। तो थर्ड बी, फोर्थ बी, इस तरह से जाते हैं। और जब हम कॉपर पे जाते हैं तो वो फर्स्ट बी हो जाता है, जिंक सेकंड बी, और जैसे ही ऊपर आते हैं फिर से वो थर्ड ए आपको दिख ही रहा है। तो यूएस सिस्टम के अनुसार इनर्ट गैसेस आर प्लेस्ड इन 8th ए, और आयरन कोबाल्ट निकल का जो ग्रुप है वो हो गया 8th बी। अब यूरोपियन सिस्टम देखते हैं। यूरोपियन सिस्टम कहता है कि आप ये फर्स्ट ए सेकंड ए स्टार्ट कीजिए और नीचे आइए डी ब्लॉक में, और यहां से स्टार्ट कीजिए थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6th 7th 8th ए, और फर्स्ट बी सेकंड बी कॉपर जिंक का वैसे ही रह गया। उसके बाद फिर टॉप सब ग्रुप्स में जब जैसे ही जाएंगे वो थर्ड बी से स्टार्ट होगा 7th बी तक। और यूरोपियन सिस्टम के अनुसार इनर्ट गैसेज जो हैं वो हो जाते हैं जीरो ग्रुप। अब ये देखिए यूएस सिस्टम में जो इनर्ट गैसेज है वो 8th ए में है, यूरोपियन सिस्टम में इनर्ट गैसेज जीरो ग्रुप में है। तो ये झगड़ा चल रहा है। अब इस सेम एलिमेंट को हम 8th ए कहें, 8th बी कहें, तो एक प्रॉपर नॉमेनक्लेचर तो जरूरी है। और ड्रॉबैक यही है कि कोई साइंटिस्ट फॉलो करता है यूएस सिस्टम, कोई साइंटिस्ट फॉलो करता है यूरोपियन सिस्टम। तो 1986 में जिनेवा में ऑल साइंटिस्ट असेंबल हुए, और वहां पे आईयूपैक का रिकमेंडेशन रहा कि अब ए एंड डी का चक्कर छोड़िए, आप जो रोमन लेटर में 8th ए और फर्स्ट ए सेकंड बी ऐसा लिख रहे हैं उसको छोड़िए, जितने वर्टिकल कॉलम्स हैं सबको एक ग्रुप नंबर डालिए, और ये अरेबिक लेटर 1 2 3 ऐसे करके डालिए, तो 18 ग्रुप्स। तो अब इनर्ट गैसेस का जो है यूएस सिस्टम के अनुसार 8th ए, यूरोपियन सिस्टम जीरो ग्रुप, और आईयूपैक सिस्टम 18th ग्रुप। ये डिफरेंस रहा, तो हम फॉलो कर रहे हैं यूएस सिस्टम। और हाईएस्ट डेंसिटी आप याद कीजिए, ऑस्मियम जो है हाईएस्ट डेंसिटी है इसका, और हाईएस्ट डेंसिटी ऑस्मियम कहां पे है, ये आयरन ग्रुप में है, और आयरन ग्रुप यूएस सिस्टम के अनुसार होता है 8th बी। तो यहां पे ये देखिए आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ये जो पूरे एलिमेंट्स थे, ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स हमारे किस ग्रुप में हैं, ये है हमारे 8th बी ग्रुप में। आईयूपैक सिस्टम ये कहलाएगा ग्रुप नंबर 8 9 10, लेकिन क्वेश्चन हमारा है 8th बी, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट है, ये 8 9 10 हमारा आईयूपैक सिस्टम कहता है। अब यहां पे देखिए सेकंड, इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड एलिमेंट हैज द हायर डेंसिटी देन द फर्स्ट वन। अब आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, यदि किसी पीरियड में आप एस ब्लॉक से डी ब्लॉक गए तो आपका डेंसिटी जो है उस एलिमेंट का बढ़ा हुआ मिलेगा। यदि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो भी जो है डेंसिटी बढ़ते हुए नजर आता है। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा पोजीशन यदि हमें ग्रुप वाइज उन एलिमेंट्स का मालूम है तो हम बता सकते हैं किसका डेंसिटी कम होगा या ज्यादा होगा। जो पहले आएगा उसका डेंसिटी कम होगा, उसके बाद जो है डेंसिटी ज्यादा होगा। लेकिन इस ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन है। अब याद कीजिए
जब हम सेकंड ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में जाते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और लाइटेस्ट एलिमेंट होता है लिथियम। तो अब यहां पे ऐसा लग रहा है जैसे कि सोडियम से भारी हो गया पोटेशियम, लेकिन वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से पोटेशियम सोडियम से भी लाइटर होता है, तो ये ऑर्डर ऐसा चेंज हो जाता है। मतलब लिथियम के बाद पोटेशियम, उसके बाद फिर सोडियम। तो ये एक्सेप्शन भी हमें याद रखना है। तो चलिए एक एक ऑप्शंस देखते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड, ये मालूम है कि फर्स्ट कॉपर, फर्स्ट बी ग्रुप के अंदर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो सिल्वर के नीचे गोल्ड है, तो गोल्ड का डेंसिटी ज्यादा है, तो ये हमारा सही है ऑप्शन। मतलब अभी देखते हैं कि कितने करेक्ट है, तो पहला तो करेक्ट है। इसके बाद अब सेकंड के बारे में देखते हैं, जिरकोनियम और हाफनियम। देखिए Zr एंड HF, फोर्थ बी ग्रुप जो है Zr एंड HF, इनमें एटॉमिक रेडियस का जब कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं ऑलमोस्ट इक्वल है। क्यों? क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। अब याद कीजिए, हाफनियम के पहले एटॉमिक नंबर 58 से 71 लैंथेनाइड्स थे, उनके साइज इतना डिक्रीज हुआ कि जब हम हाफनियम पे गए तो देखा ये तो Zr के ऑलमोस्ट बराबर हो गया रेडियस, लेकिन डेंसिटी जो है जिरकोनियम से ज्यादा हाफनियम का है, और यहां पे हाफनियम पहले आ गया, जिरकोनियम बाद में। इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग हो गया। जो रॉन्ग है उसको हम बॉक्स में बताएंगे, ये रॉन्ग हो गया। अब आइए आप सेकंड बी ग्रुप में। सेकंड बी ग्रुप में जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। तो जिंक से ज्यादा डेंसिटी कैडमियम का, कैडमियम से मर्क्यूरी का। इसका मतलब जिंक के बाद जो मर्क्यूरी है ये हमारा सही है। ठीक है, ये सेकंड एलिमेंट्स का हम कंपेयर कर रहे हैं, हमेशा सब में सेकंड एलिमेंट का, तो सेकंड एलिमेंट होना चाहिए ज्यादा। चलिए अब सोडियम और कॉपर का हम कंपेयर करें, तो मालूम है कि सोडियम से ज्यादा तो कॉपर का होगा, क्योंकि सोडियम तो लाइटर है, ये जो है वो वाटर से हल्का है, तो वहां पे कॉपर ये सही है। इसके बाद आइए कैल्शियम एंड कोबाल्ट पे। 3D जो सीरीज है वो स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, और कोबाल्ट भी हम देखते हैं उसी में है, और कैल्शियम जो है एस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक से डी ब्लॉक का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो हमारा ये भी सही आ गया। अब ये देखिए जो सेकंड एलिमेंट है पोटेशियम, ये हो गया लाइटर। जैसा मैंने आपको बताया कि पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो हमारे पास 6 में से 2 जो है गलत हो गए, तो आंसर कितने सही हैं? 4। इसमें 4 का जो है ऑर्डर बिल्कुल सही है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे, विच इज द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। जब मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट बताया था तो आपको मैंने हाईलाइट किया था एक एलिमेंट, याद कीजिए, हाईलाइट किया था, याद आया? टेक्नीशियम, टीसी, फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट जो है डी ब्लॉक में है। ऐसे तो आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर 92 के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स हैं, और ये सारे के सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। लेकिन पहला सिंथेटिक एलिमेंट, पहला मैन मेड एलिमेंट जो है हमारे डी ब्लॉक में है, एंड दैट इज टेक्नीशियम, टीसी। कहां है टीसी? यस, ये हो गया हमारा आंसर सी। क्लियर है? फिर है which element has the highest density in the 6th period। अब देखिए यहां पे सीरीज नहीं दिया गया, 6th पीरियड दिया गया है। अब ये बताइए, ये जो आयरन कोबाल्ट निकेल है ये किस पीरियड में है? 4th, ये हो गया 5th, ये हो गया 6th पीरियड। इसका मतलब क्वेश्चन 6th पीरियड से रिलेटेड है, तो हम कहां पे जाएंगे? ये ऑस्मियम है डेंसेस्ट एलिमेंट। मैंने आपको ऑस्मियम इरिडियम के बारे में बताया है कि डेंसिटी ऑस्मियम का जो है डेंसेस्ट है, इरिडियम थोड़ा सा से मिस कर गया, चुक गया है ये, तो ऑस्मियम। तो यहां पे आपका ये सेकंड ऑप्शन, ये हो गया ऑस्मियम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग ग्राफ एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली। अब ये देखिए, ये जो है स्कैंडियम से शुरू हुआ, जिंक से चला गया, इसका मतलब ये जो है 3D सीरीज के बारे में क्वेश्चन है। 3D सीरीज, तो क्योंकि स्कैंडियम है, जिंक आपको बता रहे हैं कि स्कैंडियम से शुरू हुआ, जिंक में खत्म हुआ। तो अब ये बताइए यहां पे एक्स एंड वाई में कौन सा होगा? क्रोमियम से आपको थोड़ा सा, ये देखिए वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है? वॉल्यूम जो है क्रोमियम से Mn का थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ये आंसर हो जाता है X जो है क्रोमियम हो जाएगा, Y जो है Mn हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए आप 6th में देखिए, कोबाल्ट एंड निकेल तो ऑलमोस्ट वहां बराबर जैसा होता है, ये क्रोमियम और Mn का है। 6th है which element has the highest density in 4D series। अब ये देखिए, ये जो है 4th पीरियड है। अब यदि 4th पीरियड है तो कौन से सीरीज में है ये?
ये 3D में है, ये 4D में है, ये 5D सीरीज में है। क्वेश्चन है हमारा विच एलिमेंट हैज, अच्छा 4D सीरीज के बारे में पूछा है, तो 4D सीरीज तो ये वाला हो गया। अब 4D सीरीज में कौन सा होगा हाईएस्ट, रुदेनियम, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। बिल्कुल पीरियोडिक टेबल का नॉलेज बिल्कुल जरूरी है ताकि कौन सा एलिमेंट कहां है उसको हम देख सके। तो 4D सीरीज, ये 3D में तो कॉपर था, 4D में रुदेनियम हो गया। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी इन 3D सीरीज एलिमेंट, वो जस्ट मैंने आपको बताया 3D सीरीज के अंदर हाईएस्ट कॉपर का है, आंसर हो गया सी। लाइटेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, अच्छा ये बताइए डेंसेस्ट हमने लिया है यहाँ पे 6 पीरियड मतलब 5D सीरीज, मतलब क्वेश्चंस हमारे पास 3D 4D 5D सीरीज सबके बन चुके हैं। लाइटेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, जो पहला ट्रांजिशन एलिमेंट है वो तो स्कैंडियम है, तो नेचुरली जो है ये लाइटेस्ट होगा, तो स्कैंडियम सेकंड ऑप्शन है, ये हमारा हो गया लाइटेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये डी ब्लॉक भी है और ट्रांजिशन भी है, तो यदि लाइटेस्ट डी ब्लॉक पूछा गया तो भी हमारा आंसर स्कैंडियम है, यदि ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा गया तो भी हमारा स्कैंडियम है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, यस आप चेक कीजिए। आई होप सारे आंसर सही आए, वेरी गुड। अब ऐसे ही जो है हर वीडियो को देखते जाइए और हर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ न कुछ क्वेश्चन दूं ताकि जो है आपका कंसेप्ट भी डेवलप हो और जब चैप्टर कंप्लीट हो तो मोर देन 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन साथ में हो जाए। ठीक है, कीप वॉचिंग माय वीडियो।